एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनटीए अभ्यास जो आपका ऐप है उसमें से जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम ढेर सारे सवाल जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं एनटीए के। यदि आप अभी तक चेकआउट नहीं कर पाए उनको तो हमारे चैनल पर nkcsir_IITD पर आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एनटीए अभ्यास नाम की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, एनटीए अभ्यास। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जेईई मेन के लिए। ठीक है, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए उन सारे सवालों की। और हम दोबारा से अपना फेज 2 जो है इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास कुछ ऐसे: अ रोड is bent at an angle of 30 degree to the horizontal for negotiating a curve of radius of 10√3 meter. At what velocity will a car experience no friction while negotiating the curve? Take g is equal to 10 meter per second square. तो negotiating का मतलब यहां पर है कि पार करना, कि हमें एक रोड का जो एक घुमावदार सेक्शन जो है वो पार करना है। और पार कुछ ऐसे करना है कि फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड विल बिकम जीरो। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो ना लगे, ऐसे कुछ इस तरीके से हमें जो है उस घुमावदार मोड़ को पार करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैंक्ड रोड होती है, मतलब सब लोग यूज करते हैं, लाइक हर जगह पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बैंक्ड रोड का इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज यदि रोड बैंक्ड नहीं होती है तो मोड़ने के लिए जो स्पीड है काफी कम हो जाती है, कि हम बहुत ज्यादा धीरे धीरे ही हमें उसे मोड़ना होगा। बैंक्ड रोड की सहायता से हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि हम तेजी से भी व्हीकल्स को जो है घुमा सकते हैं। तो मान लीजिए एक हाईवे है जो जा रहा है, मतलब दो मेट्रो सिटीज को कनेक्ट कर रहा है, एक्सप्रेस वे है, और वहां पे रोड जो है उनको घुमाना पड़ा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि रोड एकदम सीधा सीधा होगा। तो रोड को जो है बनाने के लिए ऐसे बनाया है कि इस तरीके से कर्व है और रोड पर ऑलरेडी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। तो 80 की स्पीड से कार जो है जा रही हैं, तो वहां पे उनको घुमाने के लिए उनकी स्पीड को 20-30 ना करना पड़े कि वो 50-60 तक निकल जाए आराम से। तो इसलिए वहां पे बैंक्ड जो है बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है इस कॉन्सेप्ट का। तो रोड को इस तरीके से एक तरफ से स्लाइटली रेज कर दिया जाता है, तो ये बैंक्ड रोड बन जाती है। और बैंक्ड रोड पर जो मैक्सिमम स्पीड होती है चलाने की, कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम चला सकते हैं, वो हमें मिलता है ये फॉर्मूला। आपको यदि दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। यहाँ पे म्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे देखिए रेडियस है हमारे बैंक्ड रोड का, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पे भी सारी चीजें आपको पता है कि ये मैक्सिमम स्पीड है जो आपको मेंटेन कर सकते हैं। इससे ज्यादा स्पीड पे आप स्किड हो जाएंगे और इससे कम स्पीड पे तो जा ही सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन ना लगे बिल्कुल भी, तो आप इस फॉर्मूले में म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो यदि हम फ्रिक्शन चाहते हैं कि 0 एक्सपीरियंस हो, तो इसका मतलब है कि म्यू की वैल्यू आपको 0 यहाँ पे पुट करनी है, तो आपको मैक्सिमम स्पीड मिल पाती है किसके बराबर, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म। तो आपको मिलता है Vmax इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG टेन थीटा। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे रेडियस हमें दिया हुआ है कितना, रेडियस दिया है 10√3, जी की वैल्यू है 10 और एंगल ऑफ बैंकिंग जो है 30 डिग्री के बराबर दिया है। सो 1030 इज sin 30 अपॉन cos 30 विच इज 1/√3 का अंडर रूट। तो यहां से √3 से √3 गया, आपको मिल जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो स्पीड है मैक्सिमम जिसपे आप चलाइए और फ्रिक्शन जो है जो एक्सपीरियंस करेंगे टायर और रोड, दैट विल बी इक्वल टू 0। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों,
और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ, ठीक है ना। 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है, ठीक है ना। ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का, ठीक है बच्चों। और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है, वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके, ठीक है। तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से, इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है, मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच, ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना, 17 नवंबर से, ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट, ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है, और ये JBL के हेडफोन्स हैं, और Amazon के वाउचर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपसे कहता है, द टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, दो पार्टिकल हैं जिनके मासेस बराबर हैं, उनकी स्पीड है इनिशियली 4 i cap मीटर पर सेकेंड एंड 4 j cap मीटर पर सेकेंड. First particle has an acceleration of this much, while the acceleration of the other particle is 0. The center of mass of two particle moves in a path of. तो हमें इन दोनों पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में बताना है कि इनका सेंटर ऑफ मास किस पाथ में मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 एक्सिस यहाँ पे मैंने बना लिए हैं, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे बना लिए हैं। तो जो दोनों पार्टिकल के मासेस हैं मैं मान लेता हूं m और m के बराबर हैं। तो पहला जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर की डायरेक्शन में। पहले वाले पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है 5i cap प्लस 5j cap, तो इसके पास एक्सेलरेशन है 5i प्लस 5j, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से एक्सेलरेशन इसके पास मौजूद है और इसका एक्सेलरेशन जो है 0 के बराबर है। तो हमें इनके सेंटर ऑफ मास के बारे में बताना है कि उनका सेंटर ऑफ मास किस पाथ में मूव करेगा। तो पाथ प्रेडिक्ट करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी कितना है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है। तो चलिए निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में लिख सकता हूं दैट m1 into u1 वेक्टर प्लस m2 into u2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं। मास m है, इनिशियल वेलोसिटी इज 4i कैप प्लस मास m, दूसरे की वेलोसिटी है 4j कैप डिवाइड बाय टोटल मास 2m। तो आपको यहां से मिल जाता है 2i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की यदि बात करें तो ये होता है कितना, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो यहां से आपको मिलेगा m इंटू 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाय m प्लस m 2m। m से m चला गया, आपको मिल जाता है 2.5i कैप प्लस 2.5j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है सेंटर ऑफ मास का, हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल चुकी है सेंटर ऑफ मास की। अब इसको आप वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ करके देखना चाहें तो सेंटर ऑफ मास यहां पे है, इसका वेलोसिटी हमारे पास है 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप। तो ये 2i कैप है, ये 2j कैप है, यानी इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी 2√2 मीटर पर सेकेंड, एंगल 45 पे। इनका एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर i कैप एंड 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर j कैप, यानी कि एक्सेलरेशन को भी यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं कि एक्सेलरेशन भी होने वाला है 2.5 √2 के बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन भी यहां से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ही होगा। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन वेक्टर पैरेलल टू और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, तो पाथ जो होता है बेटा, पाथ जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसे आप याद रखिएगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं, तो जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। आप इसे उल्टा भी करके देख सकते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें सारे सवाल कार, ट्रेन, ऐसी चीजों के लिए थे जो पार्टिकल एक लाइन में चलते हैं, एक लाइन के अलॉन्ग चलते हैं। जैसे पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप किया है तब वहां पे वो सवाल थे। एक कार मूव कर रही है, ब्रेक लगा दिया, एक्सेलरेट कर दिया, वैसे क्वेश्चन थे। ट्रेन जा रही है, ट्रेन ने ब्रेक लगा दिया, ये सब जो है क्वेश्चन थे। तो इनमें सारे जो ऑब्जेक्ट थे वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। तो वो आपको याद रखना है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है यदि उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम लाइन के अलॉन्ग होते हैं। तो इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है आपके पास कुछ ऐसे कि सम आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, आइडियल है, गैस का नाम है A, एक इनक्लोजर में रखा गया है जहां पे प्रेशर है P और टेम्परेचर है T। अनदर आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, वो भी मोनोएटॉमिक है दूसरी वाली गैस, और उसको कंटेनर में रखा गया है सेम वॉल्यूम के, लेकिन वहां पे प्रेशर 2p है, टेम्परेचर T/2 है। तो आपको बताना है द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस A टू द गैस B। तो पर मॉलिक्यूल के हिसाब से पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है एवरेज, वो उसका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फॉर्मूला एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का होता है 3/2 R/Na इंटू T, या यहाँ पे R/Na को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 K इंटू T। T जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और उसे आपको केल्विन में ही लिखना चाहिए। तो मैं दोनों के लिए कह सकता हूं कि 3/2 और K जो है दोनों के लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल आने वाली है टेम्परेचर के। तो मैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ A बाय काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल B उसे लिख सकता हूं कि टेम्परेचर पहले T है और दूसरे के लिए T/2 है। तो आपको यहां से मिल जाता है 2/1। तो इसका मतलब रेशियो जो है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन A और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन B वो कितना आ जाता है आपके पास 2:1 के बराबर आ जाता है।
वही हमारा आंसर होने वाला है 2:1। ठीक, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहां सवाल आप देखिए ध्यान से, कहा गया है कि रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ 2l, एक रॉड है जिसका मास है 2m और लेंथ है उसका 2l, कनेक्टेड टू टू मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, दो मासलेस स्ट्रिंग की सहायता से उसे बांध दिया जाता है। A wooden disc of same mass m is fixed at the midpoint of the rod in such a way that plane of the disc is perpendicular to the rod। तो जो डिस्क है उसका प्लेन है उस रॉड के परपेंडिकुलर है। ठीक है। A massless wire is wrapped around the disc and is carrying a current I. There is a vertically upward magnetic field at the location of disc. Sense of current in the loop when seen from string P side is clockwise। तो आपको बताना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग P कितना होगा, यानी इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो मैं आपको इस डायग्राम का एक एक्चुअल वर्जन दिखा रहा हूं कि कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। यह थोड़ा सा ऐसे ही डायग्राम बना दिया जैसे जल्दी बल्दी में। सवाल में कुछ ऐसा दिया है कि हमारे पास एक डिस्क है, देखिए भाई ये है डिस्क हमारे पास, और इसका मास जो है m के बराबर दिया हुआ है, डिस्क का मास है m। वुडन डिस्क है यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। इसके ऊपर एक तार लपेटा गया है और उस तार में करंट होता है I के बराबर फ्लो, और P साइड से देखने पर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने एरो एक बना दिया है जिसमें जो करंट को जो है शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये आपके पास रस्सी P है, या आपके पास रस्सी Q है। ये रॉड है 2l लेंथ की, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है L के बराबर हुआ, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो भी L के बराबर होने वाला है। और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एग्जिस्ट करता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड B इस तरीके से यहां पे एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट यहां पे करता है लाइक दिस। तो हमें बताना है कि टेंशन कितना होगा। अब देखिए सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखिए, यदि इसमें करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा होता, यदि इसमें करंट कोई फ्लो नहीं होता और जो है ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखी होती, तो हम डायरेक्टली कह सकते थे कि यहां पे टेंशन और यहां पे टेंशन बराबर होंगी। नीचे रॉड का मास, रॉड का वेट mg, इस डिस्क का वेट mg, तो 2t बराबर 2mg हो जाता और टेंशन की वैल्यू आ जाती mg के बराबर। लेकिन यहां पे करंट के फ्लो होने से एक बड़ा चेंज आ चुका है। बड़ा चेंज क्या आया है कि आप देखिए कि ये हमारे पास वायर के लूप्स हैं, मेटल वायर के लूप्स हैं, और इनमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, करंट फ्लो इनमें हो रहा है इस तरीके से। तो मैं इनका मैग्नेटिक मूवमेंट बता सकता हूं कि राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करें करंट के सेंस में, जो थंब की डायरेक्शन आपको मिल रही है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो यहां देखिए इसे ध्यान से कि मैग्नेटिक मूवमेंट इस लूप का है हमारे पास इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है यूनिफॉर्म B इस तरीके से। तो m क्रॉस b इस लूप के ऊपर टॉर्क लग रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा। तो ये जो हमारे पास डिस्क है, इस डिस्क का ये वाला पार्ट इस रॉड के कांटेक्ट में है, तो ये इसे इस तरीके से पुश करने की कोशिश कर रहा है। समझ गए? हमारे पास एक डिस्क है और वो ऐसे करने की कोशिश कर रही है, ऐसे करने की कोशिश कर रही है, इस तरीके से यहाँ पे टॉर्क लग रहा होगा। और टॉर्क क्यों लग रहा है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा कुछ, और यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स के जो कपल हैं इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अबाउट जो टॉर्क हमें मिल रहा है इस डायरेक्शन में, इस सेंस में टॉर्क मिल रहा है, और उस टॉर्क की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं mb sin 90। दिख रहा है सबको? mb sin 90 के बराबर, नहीं दिख रहा कुछ भी, mb sin 90 के बराबर टॉर्क यहां पे आ रहा होगा, mb sin 90 के बराबर। ठीक है, ये टॉर्क लग रहा होगा इस सेंस में, इस सेंस में टॉर्क लग रहा होगा इस सेंस में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सारे फोर्सेस की इक्वेशन, सारे टॉर्क की इक्वेशन, और इक्विलिब्रियम यहां पे एस्टेब्लिश करवा देते हैं। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम एक बार ध्यान से बनाइए, समझ में आया आपको ये सारा डायग्राम? अब मैं इसे रब कर रहा हूं, सारे जो एनोटेशन लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि सबको समझ में तो आ ही चुका है। फ्री बॉडी डायग्राम देखिएगा। तो यहाँ पे इसका वेट होगा नीचे की तरफ mg, और इस रॉड का वेट भी होने वाला है mg। यहाँ पे टेंशन होगा, दूसरा पेन ले, यहाँ पे दूसरा हमारे पास एक फोर्स होगा टेंशन TP, और यहाँ पे एक टेंशन होने वाला है TQ, यहाँ पे टेंशन होगा TQ। ठीक है, यहाँ हो गया फोर्स mg। और यदि बात करें टॉर्क की, तो एक टॉर्क इस तरफ आ रहा है, टॉर्क इस तरफ आ रहा है, टॉर्क की जो वैल्यू है
वो किसके बराबर है, एम बी साइन 90 के बराबर है। टॉर्क हमें मिल रहा है एम बी साइन 90 के बराबर। एम को क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं, प्लेन ऑफ द डिस्क परपेंडिकुलर, वायर इज रैप्ड अराउंड द डिस्क। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में नहीं कहा गया है तो हम 1 मान लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे 1 इंटू करंट इज आई, एरिया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा बी, इतना टॉर्क लग रहा है। और वो टॉर्क लग क्यों रहा है बेटा, टॉर्क इसलिए लग रहा है बिकॉज इस वाले पार्ट पर फोर्स लग रहा होगा कुछ ना कुछ ILB के बराबर, और इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा ILB के बराबर, और सारे फोर्सेस जो है मिलकर ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम की यदि बात करूं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्योंकि यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है, तो समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द होल सिस्टम must be equal to 0 and summation of all the torque acting on the system must be equal to 0। तो यहाँ पे फोर्सेस की चर्चा कर लेते हैं। ऊपर है TP, ऊपर है TQ, नीचे है 2mg। तो यहां से आपको मिलेगा TP प्लस TQ, TP प्लस 2Q बराबर 2mg, बराबर 2mg। ये हमने फोर्सेस को बैलेंस कर दिया है। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क जो है मैं सेंट्रल पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर रहा हूं, तो इसका टॉर्क आ रहा होगा कितना, TP इंटू एल, और इसका टॉर्क आ रहा होगा माइनस TQ इंटू एल। तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट TP इंटू एल, ये टॉर्क है क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क आ रहा होगा यहाँ पे प्लस TQ इंटू एल, और एक टॉर्क आ रहा होगा इस करंट की वजह से, जो कितना आ रहा है आपके पास, प्लस में I पाई आर स्क्वायर इंटू बी, और ये सारे टॉर्क्स का जो समीशन है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर हमें मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे TQ को एलिमिनेट करना है। तो यहां से TQ की वैल्यू को आप यहां पुट करिए, तो आपको यहां से मिलने वाला है क्या, दैट TP इंटू एल माइनस में प्लस TQ इंटू एल। तो TQ की वैल्यू आ गई है 2mg माइनस TP, और यहां पे L से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, माइनस TPL, प्लस में आ जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे माइनस TPL कितना हो जाएगा, 2TPL, 2 टाइम्स TP इंटू एल इज इक्वल्स टू 2mgl, और यहां आ जाएगा प्लस में I पाई आर स्क्वायर इंटू बी। तो भाई यहां से L से L कैंसिल आउट हो गया, नीचे आ गया L, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे आ गया 2। तो यहां से आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग P मिल जाता है mg प्लस I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय 2l। तो ये टेंशन हमें मिल जाती है स्ट्रिंग नंबर P में। ठीक, समझ गए। तो ये था इस सवाल में, डिस्क जो है यहाँ पे बंधी हुई है, और क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है और मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी हुई है, तो एक टॉर्क इस सेंस में जो है यहाँ पे डेवलप हो जाता है। और वो टॉर्क कैसे लग रहा है, इनकी वजह से टॉर्क जो है ट्रांसफर हो रहा है इस रॉड को। ठीक है, इस तरीके से टॉर्क जो है इस रॉड के ऊपर लग रहा है, और वो यहाँ से इन कॉन्टेक्ट पॉइंट्स की वजह से ट्रांसफर हो पा रहा है। तो समझ गए, इस तरीके से सवाल को करना है। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, समझ में आ गया सवाल तो लाइक ठोक दीजिए दबा के, जो है लाइक करिए और कमेंट करके बताइए सवाल आपको कैसा लगा। ठीक है।